हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। सेक्शन नंबर 21 में ये चीज बोली गई है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। डेट वही होगी जब जो एग्रीव्ड पार्टी है, यानी जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, वो नोटिस भेज देगा रिस्पोंडेंट को, यानी जो दूसरी पार्टी ऑपोजिट पार्टी है, जब उसको नोटिस दे दिया जाएगा कि मेरे को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है। तो जब इस बारे में इंटीमेशन एग्रीड पार्टी देगी रिस्पोंडेंट को दैट आई वांट टू स्टार्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, तब हम मान लेंगे कि उस दिन से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 22 के ऊपर, जो कि बात करता है लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में। अब हमें पता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होती हैं। जो पार्टीज जो हैं डिसाइड करेंगी वही प्रोसीडिंग्स में होगा। पार्टीज अगर डिसाइड करती हैं कि लैंग्वेज प्रोसीडिंग्स की इंग्लिश होगी, तो फिर लैंग्वेज जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, हियरिंग होंगी, नोटिस भेज जाएंगे, वो सब इंग्लिश में। एंड जो अवार्ड आएगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद, जो ट्रिब्यूनल अवार्ड देगी, वो अवार्ड भी इंग्लिश में ही होगा। तो ये फ्रीडम पूरी की पूरी पार्टीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सी लैंग्वेज चूज करेगी। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 2 के ऊपर। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर पार्टीज ने ये चीज को डिसाइड नहीं की है कि लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, अगर ये चीज डिसाइडेड नहीं है, इन दैट केस होगा क्या कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वो डिसाइड करेगी कि प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज क्या होगी। नॉर्मली वो ये चीज देखेगी कि पार्टीज कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अगर दोनों पार्टीज इंग्लिश में कंफर्टेबल होगी तो ज्यादातर यही होता है कि इंग्लिश को ही लैंग्वेज हम एज अ लैंग्वेज चुनते हैं, एटलीस्ट इन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। ओके, तो ये चीज ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगी। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 3 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि क्या क्या चीजें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में इंग्लिश में होगी। जो प्लीडिंग्स होती हैं, रिटन प्लीडिंग्स होती हैं, वो इंग्लिश में होंगी। ओरल हियरिंग्स जो होती हैं, पार्टी का कोई एविडेंस पेश करना है, वो भी इंग्लिश में होगा। दैट इज इफ पार्टीज ने डिसाइड किया होगा इंग्लिश में हमने करनी है। अगर पार्टीज करती हिंदी में होगी तो ये सब चीजें हिंदी में होंगी फिर। ओके, इसके अलावा जो आर्बिट्रल अवार्ड है, वो भी फिर अगर इंग्लिश में डिसाइड किया तो इंग्लिश में आएगा। इसका जो क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि अगर पार्टीज ने सपोज डिसाइड किया है कि लैंग्वेज इंग्लिश होगी, इन दैट केस होगा क्या कि सपोज एक पार्टी के पास जो एविडेंस है वो हिंदी में है, एविडेंस का फॉर्मेट ही हिंदी में है, तो फिर जो डॉक्यूमेंट हिंदी में है वो आप ट्रिब्यूनल के पास जमा कर दोगे, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लगानी होगी, बिकॉज लैंग्वेज डिसाइडेड है वो इंग्लिश है। तो हिंदी डॉक्यूमेंट के साथ आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी लगानी होगी। अब हम आते सेक्शन नंबर 23 के ऊपर, जो कि बात करता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के बारे में। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हमने पढ़ा क्या होता है। इट्स लाइक अ प्लेंट। सीपीसी में जो प्लेंट होती है, जहाँ पे जो एग्रीड पार्टी होती है वो अपना कॉज ऑफ एक्शन बताता है, जो भी उसको प्रॉब्लम्स है वो बताता है, एंड रिलीफ वो क्लेम करता है। तो वो प्लेंट इज लाइक द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। एंड जो रिटन स्टेटमेंट होती है पार्टी की, ऑपोजिट पार्टी की, वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस की तरह होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट रहता है, जो सीपीसी वाला है वो आर्बिट्रेशन में भी होता है। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 1 के ऊपर। ये बोलता है कि ये क्लेमेंट जो है वो क्या क्या क्लेम करेगा इन हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। वो ये चीज क्लेम करेगा कि उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है। ओके, वो ये भी बताएगा कि कौन से फैक्ट्स जो हैं वो उसके फेवर में एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ वो रिलीफ भी सॉर्ट करेगा कि वो ट्रिब्यूनल से चाहता क्या है। ओके, ये चीजें तो हमारा क्लेमेंट लिखेगा, लेकिन जो ऑपोजिट पार्टी है, रिस्पोंडेंट जो है, वो अपने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस पे क्या करेंगे, वो उसमें एक्चुअली हर एक पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में क्लेमेंट ने एलिज करे हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर एक डिफेंस अपना पेश करेंगे द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट का यही काम है कि हर पॉइंट के ऊपर एक डिफेंस पेश करे अपना। ओके, अब इसका जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस सबमिट कर रहे हो, तो साथ में आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करोगे जो कि जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में है उनको भी आप साथ ही साथ पेश कर दोगे।
इसका जो क्लॉज 2A है वो ये बोलता है कि जो हमारे रिस्पोंडेंट है जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस डाल रहे हैं वो साथ में एक काउंटर क्लेम या सेट ऑफ भी डाल सकते हैं। अब काउंटर क्लेम और सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है ये सीपीसी में हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपको मैं इसका जस्ट बता देता हूं कि होता क्या है। सपोज एक पर्सन है ए, इन्होंने बी से 50,000 रुपए मांगे हैं और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है। बी जो रिस्पोंडेंट है वो बोलते हैं कि 50,000 रुपए के बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले ए को मुझे 30,000 रुपीज देने हैं। तो उल्टा बी ही ए से 30,000 रुपए मांग रहा है। अब ये हम बोल सकते हैं कि दिस कैन बी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अब इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो हम सीपीसी में पढ़ेंगे, बट आपको बेसिक लेमैन एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी उल्टा क्लेम ए से करेगा उसको हम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम बोल सकते हैं। तो ये चीजें भी साथ ही साथ रिस्पोंडेंट क्लेम करेगा जब वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अपना लगाएगा। ओके, जिसका क्लॉज 3 है वो ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या फिर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस को आप कभी भी अमेंड कर सकते हो। कुछ भी गलती अगर आपने कर दी है इन प्लीडिंग्स में देन यू कैन अमेंड दैट। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल चाहे तो वो इस अमेंडमेंट को मना भी कर सकता है। अगर उसको ये लगती है कि ये फालतू में अमेंडमेंट कर रहा है, कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है उसका टाइम वेस्ट करने के लिए ये काम कर रहा है, इन दैट केस ट्रिब्यूनल मना भी कर सकती है। लेकिन यस, यू हैव दिस राइट अंडर क्लॉज 3। अब जो इसका क्लॉज 4 है वो एक टाइम पीरियड के बारे में बताता है। अब जो टाइम पीरियड है ये बहुत बार चेंज हो चुका है इन लास्ट 7 ईयर्स। 2015 के बाद से ये टाइम पीरियड रेगुलरली वो चेंज करते रहते हैं। तो आप जो बेरेट में लेटेस्ट टाइम पीरियड होगा उसको जरूर आप एक बार देख लेना। एट प्रेजेंट जो टाइम पीरियड है यहाँ पे वो 6 मंथ्स है, यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ओके, 6 महीने का टाइम कब से स्टार्ट होगा? ये तब से स्टार्ट होगा जब जब जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट का नोटिस मिल जाता है। तो यानी कि जब आर्बिट्रेटर को पता लग जाएगा कि हाँ मैं अब इस केस में एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुका हूं, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस का जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जानी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 24 के ऊपर। ये बात करता है हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स के बारे में। अब होता क्या है कि नॉर्मली तो आप जाओगे किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, नॉर्मली क्या होता है कि रिटन प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे ही जो है काम आगे बढ़ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आएगा, फिर और कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके बेसिस पे ही ट्रिब्यूनल चलती जाती है, प्रोसीडिंग चलती जाती है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो ओरल हियरिंग भी करवा सकती है, यानी किसी पार्टी को बुला सकती है और उससे एक ओरल टेस्टिमनी मांग सकती है वो, या फिर किसी विटनेस को भी बुला सकते हो आप एंड उनसे भी ओरल टेस्टिमनी आप मांग सकते हो। लेकिन ये जो ओरल टेस्टिमनी की बात हो रही है ये तभी होगा जब ट्रिब्यूनल इसके ऊपर एग्री करेगा। ओके, या फिर एक और चीज हो सकती है कि पार्टीज ने एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि यस हमारी जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होगी उसमें ओरल हियरिंग हो सकती है। अगर एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है देन जो ट्रिब्यूनल है उसको ओरल प्रोसीडिंग्स को अलाउ करना पड़ेगा, अनलेस और अनटिल ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए विटनेसेस को लेके आ रहे हैं, तब वो रिजेक्ट कर सकता है। अब इसका जो प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि जो हमारी ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड कर सकती है कि उसको ओरल प्रोसीडिंग्स करवानी है या फिर नहीं करानी है। ये वो डिसाइड तब करेगी जब कोई भी पार्टी उसके पास एक एप्लीकेशन लेके आती है कि आप ओरल प्रोसीडिंग्स करवाइए। तो एप्लीकेशन के ऊपर ट्रिब्यूनल इस चीज को डिसाइड कर सकती है। लेकिन जो हमारी पार्टीज हैं वो ये चीज भी डिसाइड कर सकती हैं कि जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं उनके दौरान एक बार भी ओरल हियरिंग नहीं होगी। इस चीज का जो डिसीजन है ये भी पार्टीज ले सकती है एंड इन दिस केस जो ट्रिब्यूनल है वो कभी भी ओरल टेस्टिमनी को फिर अलाउ नहीं करेगी। हम अभी आगे जाके देखेंगे कि फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स होती क्या है। उनमें आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे ही जो काम है वो आगे चल रहा है,
वहां पे ओरल हियरिंग्स आप अलाउ नहीं करते हो। ओके, वो कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ेंगे भी। अब इसका जो सेकंड प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि जो हमारी हियरिंग्स हैं, अगर कोर्ट डिसाइड ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है अगर कि हमको हियरिंग करवानी है, इस केस में ओरल हियरिंग करवानी है, इन दैट केस कोशिश करनी चाहिए कि डे टू डे हियरिंग हो, यानी हर दिन हियरिंग होते रहे ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। ओके, और एडजर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल को नहीं देनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि विदाउट एडजर्नमेंट्स जल्दी से हियरिंग खत्म हो जाए। और अगर कोई भी पार्टी एडजर्नमेंट मांगता है तो फिर क्या ट्रिब्यूनल उसको अलाउ कर देगा। इन दैट केस ट्रिब्यूनल कैन अलाउ दैट पर्सन फॉर एडजर्नमेंट, बट उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जा सकती है, यानी कि उसको बोला जा सकता है कि आप ले तो लो एडजर्नमेंट, लेकिन जो टाइम वेस्ट हुआ है इसके लिए कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, एंड वो कॉस्ट उसके ऊपर लगाई जा सकती है। एज अ पेनल्टी आप उसको मान सकते हो। अब इसका क्लॉज 2 बोलता है कि पार्टीज को एक सफिशिएंट नोटिस मिलना चाहिए कि इस दिन को हियरिंग होने वाली है, या फिर इस दिन को आपको एक डॉक्यूमेंट लेके आना है, तो इस चीज का एक सफिशिएंट नोटिस आपको पहले ही मिल जाना चाहिए। ओके, अब इसका जो क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि कोई भी स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो एक पार्टी सबमिट कर रही है वो इंफॉर्मेशन आपको दूसरी पार्टी को भी देनी पड़ेगी। सपोज एक पार्टी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं आर्बिटर जो ट्रिब्यूनल है उसको, इस केस में साथ ही साथ इसकी इंफॉर्मेशन अब जो सेकंड पार्टी है उसको भी मिलनी चाहिए कि हाँ इस डॉक्यूमेंट को सबमिट किया गया। ओके, या कोई भी एक्सपर्ट रिपोर्ट जो सबमिट होती है ट्रिब्यूनल को, उसके बारे में भी दोनों पार्टीज को जानकारी मिलनी चाहिए। ओके, एक्सपर्ट रिपोर्ट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे अभी, जो उसका सेक्शन है वो अलग से आएगा अभी। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 25 के ऊपर, ये बात करता है डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी के बारे में। अब इसमें बोला गया है कि सपोज जो क्लेमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम सही टाइम पे नहीं देता, इन दैट केस जो हमारे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी करा जा सकता है, ये नहीं कि हमेशा करा जाएगा, बट यस पावर है एक ट्रिब्यूनल के पास कि वो डिसॉल्व कर दे ट्रिब्यूनल को, और फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आएगा, एंड ये भी फिर ट्रिब्यूनल कर सकती है कि जो भी अभी तक खर्चा हुआ है ये क्लेमेंट उठाएगा। ओके, लेकिन हमको क्लॉज 1 में सिर्फ इतना, क्लॉज 1 के सबसेक्शन ए में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि अगर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम सही टाइम पे फाइल नहीं होती है तो जो पूरे का पूरा केस है आप मान सकते कि वो डिसमिस हो गया है, ट्रिब्यूनल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड इसका बोलता है कि अगर हमारे जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने सही टाइम पे अगर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं लगाया अपना, इन दैट केस क्या हो सकता है, उस केस में जो उसका राइट टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है उसको आप फोरफीट कर सकते हो, यानी कि उसका आप ये बोल सकते हो कि अब आप कभी भी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अपने नहीं लगा पाओगे ड्यूरिंग दिस होल प्रोसीडिंग्स। ओके, इसका जो सी है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी हियरिंग के दौरान नहीं आई है, या फिर जो डॉक्यूमेंट उनको बोला था लाने के लिए वो नहीं लेके आए हैं उस केस में, तो क्या होगा कि फिर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि दोबारा से आप इस डॉक्यूमेंट को लेके आओ, एंड जो एविडेंसेस सामने होंगे ट्रिब्यूनल के उनकी बेसिस पे ही वो डिसीजन ले लेगा। सपोज एक पार्टी है, उनको बोला गया था कि आप एक डॉक्यूमेंट लेके आइए ऑन 10 जून, ए को बोला गया था कि आप 10 जून को एक डॉक्यूमेंट लेके आना। अब ए क्या करता है, उस दिन कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं आता, एंड जो डॉक्यूमेंट था ये ए के फेवर का डॉक्यूमेंट था, यानी कि अगर सबमिट करता है तो उसको फायदा होता केस में, लेकिन फिर भी वो लेके नहीं आता 10 जून को। अब यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है कि वो बोलेगी अब कि ठीक है आप नहीं लेके आए, कोई बात नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं सामने अब उनकी बेसिस पे ही मैं डिसीजन सुना दूंगा। तो ये जो है राइट है ट्रिब्यूनल के पास। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 26 के ऊपर, ये बात करता है एक्सपर्ट के बारे में। सपोज ए और बी के बीच में एक कंस्ट्रक्शन मैटर के ऊपर डिस्प्यूट है, और इसके बेसिस पे
आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे एक सिविल इंजीनियर को आप बुला सकते हो टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। इन सब चीजों के बारे में एक जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट है उसको आप बुला सकते हो एंड उससे आप रिपोर्ट मंगवा सकते हो फॉर द सब्जेक्ट मैटर। एंड जो रिपोर्ट है फिर जो एक्सपर्ट है हमारे वो सबमिट कर देंगे ट्रिब्यूनल को, एंड इसके बेसिस पे फिर ट्रिब्यूनल जो है डिसीजन ले सकती है। ओके इसमें एक और चीज भी बोली गई है कि आप पार्टीज को भी ऑर्डर कर सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं वो आप जाके एक्सपर्ट को जमा करा दो। अगर डॉक्यूमेंट्स एक्सपर्ट के पास होंगे तभी तो वो सही रिपोर्ट बना पाएगा। तो जो हमारे ट्रिब्यूनल है उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्टी को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं टू द एक्सपर्ट। इसका जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि जब एक्सपर्ट हमारे रिपोर्ट लगा देंगे केस में, ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज को बुलाओ एंड उनको आप बोलो कि आप क्वेश्चंस पूछो एक्सपर्ट से। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो चीज आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है पार्टीज को। आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे शैल वर्ड यूज हुआ है। तो यानी कि अगर कोई भी पार्टी ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेगी कि हाँ मेरे क्वेश्चंस पूछने हैं कुछ एक्सपर्ट से, तो ट्रिब्यूनल इसके लिए अलाउ करेगी। लेकिन अगर सपोज दोनों पार्टीज में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि अगर एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, इन दैट केस उससे कभी भी आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट होता है। ये पहले से ही उन्होंने एग्रीमेंट करके रखा हुआ था। इन दिस केस अगर कोई भी पार्टी बाद में चाहे कि हमको एक्सपर्ट को एग्जामिन करना है, उसे क्वेश्चंस पूछने हैं, इन दैट केस अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज एग्रीमेंट में यही चीज लिखी हुई थी। ओके अब जो इसका क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट से मंगवा सकते हो जो कि आपने सबमिट किया था एक्सपर्ट को, या फिर किसी दूसरी पार्टी ने एक्सपर्ट को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया था तो आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सपर्ट से मंगवा सकते हो और उनसे चीज पूछ सकते हो किस डॉक्यूमेंट पे आपने किस तरीके से रिलाई किया, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके कैसे यूज में आए हैं, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो एक्सपर्ट से। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 27 के ऊपर। ये बात करता है कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस। अब जो हमारा ट्रिब्यूनल है इनके पास पुलिस फोर्स नहीं होती है। अगर आप चाहो कि ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो किसी थर्ड पार्टी को विटनेस के लिए उसको बुलाना है, यानी केस चल रहा है एंड जो हमारे ट्रिब्यूनल है उनको लगता है कि एक विटनेस को बुलाना पड़ेगा ताकि थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। अब यहाँ पे अगर विटनेस को बुला रही है ट्रिब्यूनल और वो नहीं आ रही है, इन दैट केस ट्रिब्यूनल उसके पास पुलिस थोड़ी भेज सकती है, ना ही वो समन्स भेजेगी उसके पास। कोर्ट वाले समन्स जो होते हैं वो भी उसके पास भेजने का अथॉरिटी नहीं है। तो फिर कैसे आप उस विटनेस को बुलाओगे? इन दिस केस आप जाओगे कोर्ट के पास एंड कोर्ट में जो एप्लीकेशन है वो ट्रिब्यूनल फाइल करेगी। अगर सिंगल आर्बिट्रेटर है तो वो सिंगल आर्बिट्रेटर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमको इन विटनेस की प्रेजेंस चाहिए हमारी प्रोसीडिंग्स के दौरान, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मंगवाना है तो वो आप कोर्ट में जमा एक एप्लीकेशन डालोगे कि दिस डॉक्यूमेंट वी रिक्वायर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। इन दिस केस कोर्ट फिर समन्स या ऑर्डर्स इशू करेगी उस पार्टी को या फिर उस पर्सन को कि आपको इस दिन में ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है। ओके तो यहाँ पे आप कोर्ट की असिस्टेंस ले रहे हो, कोर्ट की हेल्प ले रहे हो टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ पार्टी। ओके तो इस चीज के बारे में सेक्शन नंबर 27 बात करता है। ऑब्वियसली एक सेट फॉर्मेट है, जो एप्लीकेशन आप लगा रहे हो कोर्ट में उसमें आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस मैटर की ऊपर हो रही हैं, उसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके एड्रेस के हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हो तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि उस डॉक्यूमेंट का यूज़ क्या है, क्यों आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सब फॉर्मेलिटीज आपको पहले पूरी करनी पड़ेंगी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने से पहले। अब इसमें एक चीज बोली गई है कि अगर सपोज कोर्ट ने समन्स इशू कर दिए किसी विटनेस को कि आपको इस दिन ट्रिब्यूनल में आना है एंड फिर भी वो पार्टी नहीं आती है, फिर भी वो जो विटनेस है
वो कोर्ट में नहीं आता है, इन दिस केस उसके ऊपर वही पेनल्टीज लगाई जाएंगी जो पेनल्टी उसके ऊपर तब लगती जब वो कोर्ट को ऑर्डर को मानता ना। सपोज एक सिविल मैटर चल रहा है कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने एक विटनेस को बुलाया एंड फिर विटनेस नहीं आता है, जो भी पेनल्टीज है हमारी सीपीसी में आईपीसी में वो उसके ऊपर लगेंगी एंड सेम पेनल्टीज हमारे इस केस में भी लगेंगी। जब ट्रिब्यूनल में बुलाया गया है फिर भी वो विटनेस नहीं आ रहा है, तो सेम पेनल्टीज विल अप्लाई हियर एज वेल। ओके, तो यही चीज के बारे में हमको सेक्शन नंबर 27 बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 28 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि कौन से रूल्स अप्लाई होंगे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। अब इसमें हमको एक चीज समझनी है कि अगर सपोज दो पार्टीज ए एंड बी हैं एंड ये दोनों के दोनों इंडियंस हैं, दोनों पार्टीज इंडियन है, अब यहां पे जो प्रोसीडिंग है इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, बिकॉज दोनों पार्टीज इंडियंस है और यहां पे इंडिया का लॉ ही अप्लाई हो सकता है। ओके, लेकिन अगर पार्टी ए एंड सी है और ए इज फ्रॉम इंडिया एंड सी इज फ्रॉम सम अदर कंट्री, सपोज इंग्लैंड से ऐसी, अब यहाँ पे पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं कि वो कौन सी कंट्री का लॉ लगाना है। वो चाहे तो इंडिया का भी लगा सकती है लॉ, वो चाहे तो इंग्लैंड का भी लगा सकती हैं, या फिर वो चाहे तो फ्रांस का भी लॉ लगा सकती है। बिकॉज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पार्टीज के पास ये प्रिविलेज होती है कि वो डिसाइड करेगी कि कौन सा लॉ उनको लगाना है प्रोसीडिंग्स के दौरान। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 28 बोलता है। इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर पार्टीज जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि कौन सा लॉ लगाना है उन्हें, ये चीज के बारे में वो डिसीजन नहीं ले पाती है, तो इस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा लॉ लगेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ही हो सकता है, डोमेस्टिक में तो फिक्स्ड है कि इंडियन लॉ ही लगेगा। ओके, जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि अगर सपोज लॉ डिसाइडेड नहीं किया पार्टीज ने कि कौन सा लॉ लगेगा, उस केस में अगर ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि कौन सा लॉ वो लगाएगा, इन दिस केस उसको एक्स एक्वो एड बोनो की तरह ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू राइट एंड गुड। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है कि अकॉर्डिंग टू राइट एंड गुड, जो भी राइट होगा, जो भी दोनों पार्टीज के बेनिफिशियल में होगा, उस लॉ को आप लगाओगे। ओके, तो यही हमको सेक्शन नंबर 28 बोलता है।